हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आज हम अपना करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2 स्टार्ट। पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे जो कि लगभग प्रोजेक्टाइल मोशन के थे, लगभग। आज भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपके कंटिन्यूअस पार्ट होने वाला है पिछले लेक्चर का, है ना। मतलब 20 क्वेश्चंस आज भी हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आएगा आपका PYQs, जहां पर हम PYQs देखेंगे अपने नीट के और कुछ JEE मेंस के, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कमांड बना लेते हैं एक सब्जेक्ट पर, या मैं बोलूं एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स पर, और उसके बाद हम देखते हैं PYQs कि हमें सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। देखिए साथ ही साथ लेक्चर के बीच में भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाते हैं, DPPs भी आपको दी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि ओवर आउट मैं बोलूं ओवर एंड ऑल हम काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि नीट का कोर्स मॉड्यूल बनाया है मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हम आपको देते हैं PDF फॉर्म में, वो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक होती है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चंस बन जाते हैं DPP के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनते हैं तो आपको DPP का वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाते हैं, PYQ वीडियोस आपको दिए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए आते हैं, वीकली टेस्ट सोल्यूशन आता है आपके लिए, वीकली टेस्ट पेपर आते हैं आपके लिए, हम जो आपके सामने आते हैं लाइव पर, उसमें हम डिस्कशन करते हैं, कुछ मोटिवेशन आपको देते हैं, आप हमको कुछ बताते हैं, जो आप हमें बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, हम आपकी भलाई के लिए वही सारी चीज़ें करते रहते हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन की भी तैयारी आपके लिए की जा रही है, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करने की कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं, जहां पर आप ये नाप पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से ही। पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, याद करो ये लेक्चर हमने एक लेक्चर में ये पर्टिकुलर टाइप का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। क्या हमने पर्टिकुलर इस टाइप का जो कंसेप्ट है वो एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हमने पढ़ा था कि अगर दो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं और वो चल रहे हैं तो उनके बीच कोलिजन कब होगा, और अगर कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन होने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अननोन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस होते हैं। और साथ ही साथ अगर इनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है तो बोला जाता है कि बताओ इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम बाद होने वाली है, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने वाली है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे, तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, two particles separated at a horizontal distance of x, okay, as shown in the figure, okay, they projected at the same line as shown in the figure with different initial speeds, ठीक है। The time after which the horizontal distance between them becomes zero, horizontal distance between them becomes zero, इसका क्या मतलब है, horizontal distance between them becomes zero, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोलिजन हो जाए। इसका क्या मतलब है, वो आपको बोल रहा है कि कोलिजन होगा, क्या होगा, कोलिजन होगा। तो जैसे उसने बोल दिया कि कोलिजन होगा, आपके दिमाग के सारे कंसेप्ट एक्टिवेट हो गए, है ना। जो आपका जो ट्रिगर था वो चल गया भैया, क्या रे अच्छा कंसेप्ट ये है, समझ में आ गया, हमको इस कंसेप्ट को पकड़ना है। तो आइए हमने कंसेप्ट को पकड़ा। यहां पर एक आपका ऑब्जेक्ट है A और यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है B। इस A ऑब्जेक्ट के पास आप देख सकते हैं u/√3 की वेलोसिटी है 30 डिग्री के एंगल से, और इस वाले प्रोजेक्टाइल या मैं बोलूं ऑब्जेक्ट के पास, इस वाले ऑब्जेक्ट के पास 60 डिग्री के एंगल पर u वेलोसिटी है ना। उन्होंने बोला है कि कोलिजन होकर रहेगा। अगर कोलिजन होकर रहेगा तो मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों मोशन में है, A और B दोनों मोशन में है, तो हमको किसी एक बॉडी को मोशन से हटाना पड़ेगा, रेस्ट पे लाना पड़ेगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो यह है हमारा A, यह है A, ठीक, और यहां से सीधा जाता हूं मैं थोड़ी डिस्टेंस पर और B बैठा देता हूं। यह है हमारा, बहुत पतला बना है क्या, थोड़ा मोटा कर दूं, चलिए यह है B, ठीक है, ओके सर, फाइन, परफेक्टली फाइन सर, परफेक्टली फाइन, ठीक है, यह है B। अच्छा, A के पास जो वेलोसिटी है वो है u/√3, और वो किस एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, वेलोसिटी है u और 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। इनके बीच की जो डिस्टेंस हमको दी गई है वो कितनी दी है, x दी हुई है। अब ध्यान से सुनो, मुझे इन दोनों का कोलिजन करा रहा है, दोनों मोशन में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहां पर बोल दिया पॉइंट क्या, कि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करो, क्या करो, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करो।
अब रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करने का क्या मतलब है कि भाई दोनों चीजें अगर चल रही है और क्वेश्चन को आसान आपको बनाना है, आसान तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो आपको दोनों बॉडीज में से किसी एक बॉडी को रेस्ट पर लाना होगा। ठीक है, अगर मुझे किसी एक बॉडी को रेस्ट पर लाना है तो वो मैं कैसे ला सकता हूं, उसके ऊपर बैठकर। तो अगर मैं जाकर मान लो बी पर बैठ जाता हूं तो बी रेस्ट पर आ जाएगा, क्योंकि बी ऑब्जर्व हो जाएगा। पहले मैं मोशन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे ये भी चलता हुआ दिख रहा था, ये भी चलता हुआ दिख रहा था। अगर मैं ग्राउंड से जाकर इस पर बैठ जाऊं तो फिर मेरे लिए मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। और अगर मैं ग्राउंड से उठकर इस पर जाकर बैठ जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर आ जाएगा। मेरे समझ रहे हो कि बात की नहीं समझ रहे हो मेरी? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मैं ग्राउंड से उठूंगा और कहां बैठ जाऊंगा, यहां जाकर बैठ जाऊंगा। जैसे ही मैं यहां जाकर बैठूंगा, आपको पता है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको रेस्ट पे लाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट क्या लगा देंगे, एक यू वेलोसिटी लगा देंगे, ताकि ये किस पर आ जाए, रेस्ट पर आ जाए, ताकि ये किस पर आ जाए, रेस्ट पर आ जाए। आ गया रेस्ट पे? जी सर आ गया। अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बताया है कि कभी भी भेदभाव हमको नहीं करना होता है। अगर मैंने इधर u ऐड किया है तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, u ऐड करना पड़ेगा, सेम इसी डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में। लो मैंने सेम इसी डायरेक्शन में क्या कर दिया, u ऐड कर दिया, सेम इसी डायरेक्शन में क्या कर दिया, u ऐड कर दिया 60 डिग्री पे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। ओके, आइए अब क्या करना है। क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है कि हमको ये x डिस्टेंस कवर करनी है, बताओ टाइम कितना लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये रेस्ट पर आ गया, ये रेस्ट पर आ गया, तो अब ये क्या करेगा, इसको जाके हिट करेगा, कोलिजन। तो हम देख लें कि जरा ये वाला जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ सर देख लीजिए, तो देखो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर, इसका एक कंपोनेंट बनेगा ये u/√3 cos 30, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। एक कंपोनेंट बनेगा ये u/√3 sin 30। ठीक, सिमिलरली इसका भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये कितना होगा, ये है u तो ये भी है u, तो u cos 60, हाँ सर, और ये कितना होगा, u sin 60, u sin 60। क्लियर है? अगर ये u है तो उसका एक कंपोनेंट ये होगा u cos 60, एक कंपोनेंट होगा ये, तो ये हो जाएगा u sin 60। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। अब आप ये देखिए कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसको सीधे सीधे इधर जाना है तभी ये इसको हिट कर पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इस पार्टिकल के पास y डायरेक्शन की कोई वेलोसिटी आ गई, y डायरेक्शन कोई वेलोसिटी आ गई, समझना मेरी बात, तो ये जाकर उसको हिट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर साफ साफ बोला है कि कोलिजन हो रहा है ना, यहां पर बोला है साफ साफ कि कोलिजन हो रहा है, तो हमको y डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये देखना है कि अगर कोलिजन हो रहा है, ये बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी चल रही है, तो ये इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से चल रही है, तो आप बोलोगे u/√3 cos 30 प्लस u cos 60 से। अच्छा ठीक है, आइए ये कितना होगा बताओ मुझे। इस डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी हम लिखेंगे टोटल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, टोटल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इन। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, जिन्हें लेक्चर मेरे ध्यान से देखे होंगे, उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और बैठ गए होंगे टिक करके, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको पूरा तरीका बता रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिनने कर लिया है वेल एंड गुड, जिनको नहीं बना है वो सीख लीजिए अभी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन किसकी, ए की, किसकी, ए की, u/√3 cos 30, u/√3 cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, प्लस u cos 60, u cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। आई मेरी बात समझ में? तो ये टोटल वेलोसिटी हो जाएगी इन एक्स डायरेक्शन, टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। चलो तो ये √3 से √3 कट गया, u/2 प्लस u/2, u/2 प्लस u/2, तो टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ गई, टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ गई, u आ गई, u/2 प्लस u/2 इज u। क्लियर है? अच्छा, आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम में इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो ये आपके पास डिस्टेंस है टोटल x, स्पीड वेलोसिटी आपने निकाल ली है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x, किस वेलोसिटी से जा रहा है u, तो आंसर क्या आना चाहिए, x/u। तो x/u इज योर आंसर, x/u इज योर आंसर। आंसर आ गया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको कुछ वैल्यूज भी दे सकता था, यहां पर आपको कुछ वैल्यूज भी दे सकता था, कुछ भी कर सकता था।
हो सकता है आपको बोल देता कि भाई इनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस निकाल कर बताओ। सेम यही कंसेप्ट आप लगाते, एक बॉडी को दूसरे के एस्पेक्ट में रेस्ट पर लेकर आते और क्या करते भैया, क्या करते परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते, है ना। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A projectile is thrown into space so as to have a maximum possible horizontal range of 400 meter. Okay, taking the point of projection as the origin, the coordinates of the point where the velocity of the projectile is minimum, where the velocity of the projectile is minimum. यहाँ पर उसने कोड वर्ड में आपसे बात की है, कुछ भी आपको साफ साफ नहीं बताया, कोड वर्ड में आपसे बात कर रहा है। पहले तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ ये लो, ठीक है ना, यहां से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। चलिए, यह है आपकी प्रोजेक्शन की डायरेक्शन, यह है आपका एक्स कंपोनेंट, यह है आपका वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। इसी को मैं ओरिजिन मान ले रहा हूं, एक सेकंड, आई एम सॉरी, आ जाती है छींक कभी कभी। इसी पॉइंट को मैं क्या मान ले रहा हूं, ओरिजिन मान ले रहा हूं, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहा हूं, 0 0 ले रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताया क्या किस वेलोसिटी से फेंका है, नहीं, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ u। तो आपको पता है अगर ये एंगल ऑफ थीटा हुआ तो यहाँ पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ये देखो रट जाना चाहिए, है ना, ये क्या होना चाहिए, रट जाना चाहिए। uy कितना हो जाएगा, u sin थीटा। मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज कितनी दी है, मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज आपको 400 मीटर दी है, मतलब आपको ये वैल्यू दी है, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज इक्वल्स टू 400 मीटर, इज इक्वल्स टू 400 मीटर, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल्स टू 400 मीटर। अच्छा, अगर आपका प्रोजेक्टाइल 400 मीटर पर जाकर यहां गिर रहा है, ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि बताओ कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के जहां पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहां मिनिमम होगी, इस पूरे पाथ में आप मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहां मिनिमम होगी। पता है बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो प्रोजेक्टाइल है ना, वो जब यहां पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वहां हो जाते हैं वो गलत। यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है प्रोजेक्टाइल की y डायरेक्शन, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। इसके पास x कंपोनेंट तो अभी भी है, इसके पास x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी भी है जो u cos थीटा के बराबर है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर। तो ये आप ये मत बोलना कभी भी कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी 0 हो जाती है, गलत। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अभी भी उसके पास होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई, मैक्सिमम हाइट, क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेट्स बता दो उस पॉइंट के जहां वेलोसिटी मिनिमम हो रही है। तो यार हमने सिंपल ये बात तो पहले कह दी कि एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, या बोलो एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम, the velocity of projectile is minimum। अरे बात आप मानते हो कि नहीं मानते, कुछ दिक्कत तो नहीं है, इससे कोई डाउट तो नहीं है, कोई बहस तो नहीं करोगे मुझसे इस मामले में, नहीं सर क्यों करेंगे यार, इतनी सी बात है ना। तो आपने बोल दिया मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो गई है, मिनिमम हो गई, लेकिन उसकी बात यह है कि आप उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताओ। क्या बताओ, कोऑर्डिनेट्स हमें बताओ। तो मैंने कहा सुनो, मैक्सिमम हाइट पर मैं आपको x का कोऑर्डिनेट तो बता सकता हूं, मुझे बताओ इस मैक्सिमम हाइट पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट होगा r max by 2। मानते हो कि नहीं, सिमेट्रिक है ना मोशन क्या है, सिमेट्रिक है, तो हम बोल सकते हैं इसका x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 200 मीटर, ठीक है ना। लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट तो हमने बता दिया कि r max का आधा होगा यानी कि 200 होगा। चलो अब मुझे बताओ कि h max कितना होगा, h max कितना होगी, h max कितनी होगी। देखो h max हमको निकालना है, फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ना हमको u दिया है ना हमको थीटा दिया हुआ है, हम कैसे h max निकालेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, r max दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज दी गई है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो, तब जाकर आपको रेंज मैक्सिमम मिलती है, हाँ कि ना। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है, u स्क्वायर बाय जी होती है। ये u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, 400 मीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 400 मीटर गिवन है।
अब जैसे ही आपको ये पता चला कि मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर होता है, आपने इस थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी, थीटा की वैल्यू उठा के आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो बताओ कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो ये यू स्क्वायर बाय 4g नहीं हो जाएगा, बताओ यू स्क्वायर बाय 4g नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है 400 मीटर, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है 400 मीटर, तो यू स्क्वायर बाय 4g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो आप देख सकते हैं एच मैक्स की वैल्यू कितनी आने लग गई, 100 मीटर आने लग गई, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट कितना होगा, 100 होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 200 एंड 100, एक्स कोऑर्डिनेट इज 200, वाई कोऑर्डिनेट इज 100, आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया यार, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है या आपके मोबाइल पर आता है, जिस पर भी आता है, आपको ईमानदारी से वीडियो पॉज करना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो अगर आप सीधे 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 क्वेश्चन देखकर सोल्यूशन देखते जाएंगे, उतारते जाएंगे अपनी कॉपी में, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, है ना। आप ऑनलाइन एजुकेशन में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैग्नेट ब्रेन्स आपकी करा रहा है, इतनी कोई ऑफलाइन कोचिंग या मैं बोलूँ ऑनलाइन भी आपको इतनी प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा, ठीक है ना। शर्त बस ये है कि आपको उतना ईमानदार बनना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखते हुए चलोगे और अटेम्प्ट नहीं करोगे खुद से, तो फिर तो यही बात हो जाएगी कि आपको मैं रटवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो आपको नहीं करना है। इधर आओ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर, कहाँ उठ के जा रहे हो, इधर आओ। अरे फोन वोन रखो, इधर मैसेज मत करो, व्हाट्सएप बाद में करना है। इधर देखो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आपके सामने आया है, अब तुरंत पॉज करो। देखो मैं हटता भी हूँ स्क्रीन से 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, इसलिए ताकि आप देख पाओ क्या चल रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऑप्शंस देख पाओ और आंसर निकालने की कोशिश कर पाओ, ठीक है ना। चलिए, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x gx² बाय 2, gx²/2। अच्छा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपॉन ट्वाइस ऑफ u² cos² थीटा। यह है किसका फॉर्मूला भाई, ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला। अच्छा, देखिए कंपेयर करते हैं, हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे इससे, या मैं बोलूँ इसको कंपेयर करोगे आप इससे, तो x, ये x, ठीक है ना, tan थीटा √3, tan थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा बराबर आएगा √3 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई, जी सर समझ में आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिया? क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर चेक करिए कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए, a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square and at t is equals to 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equals to 6 seconds? ठीक है, आइए पहले आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ बहुत अच्छे से। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक कार है, ठीक है ना, एक कार है, एक कार है। चलिए, ये कार चल रही है, ये कार चल रही है। वाह सर, क्या बात बताइए आपने, ये कार चल रही है। यहाँ से बना दी मैंने एक रोड, ठीक, बहुत बढ़िया। कार थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाएगी, ठीक है, मान लीजिए कार यहाँ पहुंच गई, कार यहाँ पहुंच गई, ठीक है भाई। कार की डिटेल्स आपको दी हुई हैं और क्या दी हैं जरा समझेंगे। बोला है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या कर दी गई, 0 दे दी गई, टी क्या दिया हुआ है, 0 है, ठीक है। एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और क्या दिया हुआ है, एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, बॉल इज ड्रॉप्ड। अच्छा, अब टाइम 0 था, अब यहाँ टाइम कितना हो गया है, 4 सेकेंड हो गया है। टाइम क्या हो गया है, 4 सेकेंड हो गया है ना। 4 सेकेंड पे आपने क्या किया, अपनी कार के विंडो से एक बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। देखो, बॉल इज ड्रॉप, ड्रॉप मतलब विंडो से बाहर हाथ निकाला, छोड़ दिया बॉल को, विंडो से बाहर हाथ को निकाला और बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया। A ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equals to 6 seconds? अच्छा, t is equals to 6 सेकेंड पर बताओ बॉल के पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कितनी होने वाली है। चलिए, पहले तो आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप बॉल को ड्रॉप करोगे, जैसे ही आप बॉल को ड्रॉप करोगे क्या होने वाला है।
जैसे ही आप बॉल को छोड़ोगे चलती हुई कार से, तो बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी एक्स डायरेक्शन में, बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी। एक्स डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये कार क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 4 सेकंड बाद कार की कुछ स्पीड होगी, इस कार की क्या आ जाएगी, कुछ स्पीड होगी, इस कार की कुछ स्पीड होगी u, और वही स्पीड किसको मिलने वाली है, इस बॉल को। चलती हुई कार से जब मैं हाथ बाहर निकालूंगा तो मेरे पास भी उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी कार के पास है, और बॉल को जब इनिशियली छोड़ा जाएगा तो बॉल के पास भी उतनी वेलोसिटी होगी जितनी कार के पास है। क्यों? क्योंकि कार के पास जो वेलोसिटी थी वो मेरे पास थी, मेरे हाथ में बॉल थी, तो बॉल के पास वही वेलोसिटी आएगी जो मेरे पास है, और मेरे पास किसकी वेलोसिटी है, कार की वेलोसिटी है। वेरी गुड। तो इस बॉल के पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, यू के बराबर। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल कितनी आ गई, यू के बराबर आ गई, ठीक है ना। ओके, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ये। किसका केस है ये, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। चलिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए, तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और बॉल यहाँ आकर कहीं गिर जाएगी, ऐसा मान लीजिए, है ना। यहाँ आकर कहीं गिर जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी देर में गिरेगी, कहाँ गिरेगी, ये सब मुझे नहीं लेना देना है, मुझे बस पता है कि ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा मुझे। अच्छा, वो बोल रहा है कि t = 6 सेकेंड पे, t = 6 सेकेंड पर बताओ बॉल के पास कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने ये माना कि मान लीजिए प्रोजेक्टाइल आगे यहाँ तक 4 सेकंड हो चुके हैं, वो 6 सेकंड में पूछ रहा है, टोटल 6 सेकंड, मतलब आगे के 2 सेकंड में क्या हुआ होगा वो ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ आ गया होगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ हो गए हैं टोटल कितने सेकंड भैया, t = 6 सेकंड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो वो पूछ रहा है कि बताइए एट t = 6 सेकंड पर बॉल के पास कितनी वेलोसिटी होगी। तो 4 सेकंड तो यहाँ से यहाँ हो गए, अब t की वैल्यू 6 सेकंड, मतलब आगे के 2 सेकंड में मुझे देखना है, आगे के 2 सेकंड में मुझे देखना है क्या होने वाला है। यहाँ 4 सेकंड तक तो पता है मुझे क्या हुआ, आगे के 2 सेकंड में क्या हुआ है मुझे वो पता करना है। तो आप तैयार हैं? जी सर तैयार है। आइए, तो मैं बोलता हूँ एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, और वाई डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, u, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप बॉल को ड्रॉप कर दोगे, बॉल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन तो कार के पास था, है ना। तो हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही आप बॉल को बाहर छोड़ोगे कार से, तो अब वो बाहर आ गई है कार के, तो उस पर क्या एक्ट करने लग जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाएगा -g का, ठीक है। ओके सर, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, आइए। और वो कैलकुलेशन क्या है, 4 सेकंड में क्या हुआ होगा, t = 0 से लेके t = 4 सेकंड तक क्या हुआ है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। हम बोलते हैं कार के पास वेलोसिटी कितनी हो गई 4 सेकंड में, जरा ये पता करके बताओ। तो वेलोसिटी = u + at, 4 सेकंड में कितनी हुई होगी, तो v इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 4 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की, 0 थी, ठीक है। एक्सेलरेशन कार के पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का था, ठीक है। टाइम कितना, 4 सेकंड। तो हम बोलेंगे कि भाई कार के पास कितनी स्पीड आ गई है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है, मतलब इस u की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब जो बॉल आप कार से ड्रॉप कर रहे थे, चलती हुई कार से, उस बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। हाँ कि हाँ? हाँ सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस लगाना चालू कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करना है, आइए। मैंने बोला अगले 2 सेकंड में जरा चेक करो क्या होना है, अगले 2 सेकंड में चेक करो जरा क्या होना है। अगले 2 सेकंड में जो प्रोजेक्टाइल है इसके पास एक्स डायरेक्शन में वही वेलोसिटी रहेगी जो पहले थी, ये तो कांस्टेंट चलने वाली है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या है, एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट चलेगी। अच्छा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी वी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी वी वाई। तो आइए वाई डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन करते हैं, वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। वी वाई = यू वाई + ए वाई × टी, ठीक, ओके। वी वाई निकालना है,
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, 0 है, ठीक है। -10 ए वाई की वैल्यू कितनी हो गई, -g के बराबर, तो -10 लिख दिया मैंने, t यानी कि 2 सेकेंड, यहाँ से 2 सेकेंड बाद इज इक्वल टू 2। तो आप बोल सकते हो वी वाई की वैल्यू कितनी आई है, -20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। क्लियर, ओके। हम क्या करेंगे भाई, इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। दिस इज योर रिजल्टेंट v, दिस इज योर रिजल्टेंट v। अच्छा, v तो पहले भी हम यूज कर चुके हैं, इसको मैं v डैश बोल देता हूँ। ये किसके बराबर होगा, v डैश इज नथिंग बट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 6 सेकेंड्स पर, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर कितनी है, 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब दो ऑप्शन है, 20√2 मीटर पर सेकेंड ये है, 20√2 मीटर पर सेकेंड ये है। तो यार एक्सेलरेशन भी पूछा है कि बताओ t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स पर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब आप खुद देखिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, हवा में जो प्रोजेक्टाइल है, इस पर सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है -g, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है 20√2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो कि नहीं, 20√2 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास एक्सेलरेशन है सिर्फ और सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। दिस इज योर आंसर, 20√2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन यार, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball is projected upward, its acceleration at the highest point। बच्चे बोल देते हैं 0 और हो जाता है आंसर गलत। बच्चे बोल देते हैं 0 और आंसर हो जाता है गलत। भैया हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी जहां 0 हो वहां एक्सेलरेशन 0 हो जाए। एसएचएम जब आप पढ़ते हैं, एसएचएम में आपने देखा होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वेलोसिटी हो जाती है 0, बट वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। वैसे ही जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को, या मैं बोलूँ किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हो, वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकते हो, अरे सीधी लाइन बन जा, ये वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, आपने किसी भी बॉल को लिया, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यहाँ पर पहुँच के मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है ना, ऐसे जाके ऐसे नीचे आती है ना, ऐसे जाके ऐसे नीचे आती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के फिर नीचे की तरफ आती है और आके गिर जाती है। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के उसने में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, इसका मतलब ये है उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है ना। ऊपर जाती जाएगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है -g के बराबर, हाँ कि ना, हाँ सर। तो वेलोसिटी लगातार कम 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 होते यहाँ 0 होती है, और उसके बाद नीचे की तरफ क्या करती है, बढ़ने लगती है। तो हम बोलेंगे a ball is projected upward, its acceleration at the highest point is directed downwards, a is equals to -g एक्ट करता है, आंसर हो जाएगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। क्या ये कांस्टेंट चलता है थ्रू आउट द मोशन, हाँ सर, थ्रू आउट द मोशन ये क्या चलता है, कांस्टेंट चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मार्बल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, अनदर आइडेंटिकल मार्बल b is projected horizontally from the same point at the same time। ये तो बनना चाहिए यार, ये तो बनना चाहिए। मार्बल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, अनदर आइडेंटिकल मार्बल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि कोई टावर वावर होगा, टावर है, टावर है। चलिए यहां से आपने एक बॉल ली और एक बॉल ये ली, सेम हाइट से। अब मार्बल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली, इसको ड्रॉप किया गया, इसको क्या कर दिया गया, ड्रॉप किया गया, ठीक है ना, और इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दी गई, ड्रॉप किया गया। तो मैं बोलूंगा इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना इसकी, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको 0 है बोला है। और जिस बॉल को आपने क्या किया है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, उसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मान लो u होगी, बट वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। तो आप एक सेकेंड के लिए सोचिए, अगर मैं दोनों ही बॉल के मोशन को सिर्फ वाई डायरेक्शन में कंसिडर करूं, क्या करूं, दोनों ही बॉल के मोशन को सिर्फ वाई डायरेक्शन में कंसिडर करूं, तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो दो 2D मोशन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट 1D मोशन से मिलकर बनता है। अरे यार वो था ना अपना, क्या था अपना, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, कि भैया अगर वाई डायरेक्शन का मोशन आप देखोगे तो एक्स डायरेक्शन के मोशन से वाई डायरेक्शन पर
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई डायरेक्शन के मोशन से एक्स डायरेक्शन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को आप अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों बॉल हैं, एक सेकंड के लिए अगर हम भूल जाएं कि एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है इसके पास, क्योंकि हम जानते हैं वाई डायरेक्शन के मोशन को इंडिपेंडेंटली आप कंसिडर कर सकते हो। तो दोनों ही प्रोजेक्टाइल को आप देखो तो नीचे की तरफ दोनों के पास वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है ना। जो हाइट इनको ट्रैवल करनी है वो डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए h है, समझ रहे हो कि नहीं। दोनों पे लगने वाला एक्सेलरेशन क्या है, -g है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे? आपको ऐसा नहीं लगता दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे और दोनों की वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। दोनों की वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। देखो, अगर मैं इस बॉल को ए बोलूँ, इस बॉल को बी बोलूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी भाई, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होने वाली है, आपको पता है va² इज इक्वल्स टू u² माइनस 2g माइनस h, ठीक है ना। तो va² किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी है 0 वाई डायरेक्शन में, है ना। ये हो जाएगा प्लस 2gh, यानी कि va की वैल्यू कितनी आ गई, √2gh आ गई। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आप इसमें लगाओगे वाई डायरेक्शन में मोशन, इसमें लगाओगे तो सेम वही केस होगा, vb इज इक्वल्स टू vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2gh, सेम वही केस बनेगा। u की वैल्यू है 0 तो vb की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, √2gh के बराबर आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर इसके पास तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अरे आप तो लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया है ऐसे ही, आप चाहो तो लगा कर देख सकते हो। मैंने पिछले लेक्चर में ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है जिसमें हमने वेलोसिटी देखी है, वहाँ पर 3 बॉल्स थी, यहाँ पर 2 है, दोनों की वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहाँ पर सेम होने वाली है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, बात करते हैं, देखते हैं। देखो हम ये बोलते हैं कि टाइम के बारे में आपका क्या कहना है, टाइम के बारे में क्या कहना है। तो मैंने आपको बताया दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों को कवर करना है, दोनों पर लगने वाला एक्सेलरेशन भी सेम है, तो टाइम क्या होगा, सेम होगा। बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ ए एंड बी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, टाइम क्या होने वाला है, दोनों ही केस में सेम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन। ये क्या है, जेई मेन का क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे पता है, ईयर मेरे दिमाग में अभी नहीं है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोगों को डर लग जाएगा, बोलेंगे अरे यार ये क्या दे दिया यार, इसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन आता ना तो मैं बना लेता, हे भगवान अब क्या होगा, एग्जाम बिगड़ जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, शादी नहीं हो पाएगी, नौकरी नहीं लग पाएगी अच्छी, परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, सोचना है। जब आपको इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने पढ़ाया था, बहुत बेसिक से उठा उठाकर आपको एक कंसेप्ट मैंने समझाया है, हर एक कंसेप्ट। यहां भी समझते हैं क्या बोल रहा है। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, with respect to the horizontal. A particle is projected with a speed of 2 meter per second from the base of the plane, making an angle of theta 15 degree. With respect to the plane as shown in the figure, the distance from the base at which the particle hits the plane is closest. आपको वो डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल यहाँ पर था, प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका तो प्रोजेक्टाइल यहाँ कहीं गया और यहाँ आकर गिर गया, ऐसा कुछ बोला है। तो हमको क्या निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमको ये रेंज निकालना है। क्या आपको कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं सर, हमको कोई भी दिक्कत नहीं, इसी को आप रेंज बोलते हो, आपको ये रेंज निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से। मुझे पता है कि अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिसको आप क्या बोलोगे, ux बोलोगे, है ना। अच्छा, एक वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन में, इसको आप uy बोलोगे। अभी इनकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं अभी सोच रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ अभी, सिर्फ सोच रहा हूँ। अगर मुझे ये रेंज निकालना है ना, मैं लिख लिख के आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे ये रेंज निकालना है r, तो मुझे चाहिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी और साथ ही साथ क्या चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, है ना, उस टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से, तो मुझे रेंज मिल जाएगी। अब शर्त आती है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता किया जाए। शर्त आती है कि यार ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे पता किया जाए। क्यों सर, ux आपके पास है क्या? हाँ, ux तो मेरे पास है ना। ux कितना होगा बताओ मुझे, u cos 15, u की वैल्यू आपको दी गई है 2, तो 2 cos 15, यही होगा। cos 15 की वैल्यू मैंने 0.965 आपको दी हुई है, 0.965 आपको गिवन है। चलिए, तो आपके पास ux गिवन है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था कि इंक्लाइंड प्लेन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप याद करोगे, 2 टाइम्स ऑफ uy अपॉन ay।
यू वाई अपॉन ए वाई। अच्छा मुझे बताओ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ मुझे, u साइन 15 होगी, हाँ सर u साइन 15 होगी, यानी कि 2 साइन 15 होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या रखी, यू आई की वैल्यू 2 साइन 15 डिवाइडेड बाय ए वाई। अब जरा ए वाई की बात करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये कंपोनेंट होता है और एक ये कंपोनेंट होता है, हाँ कि ना, हाँ सर। अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जी साइन अल्फा नीचे की तरफ, इधर जी साइन अल्फा नीचे की तरफ। तो आपको किससे लेना देना है, आपको वाई डायरेक्शन, ये आपकी एक्स डायरेक्शन बन जाती है इंक्लाइंड प्लेन में, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, है ना। तो आपको चाहिए वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉस अल्फा। देखो आप क्या है, ये जी कॉस अल्फा है, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये जी कॉस अल्फा है। लेकिन नीचे की तरफ है तो इसको हम माइनस जी कॉस अल्फा लेते हैं, बट टाइम में कोई माइनस माइनस साइन होता नहीं है, तो हम ए वाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं, जी कॉस अल्फा। आइए, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 2 4 साइन 15 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आप 10 ले लो, कॉस अल्फा कॉस 15, जी कॉस अल्फा कॉस 15, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 15 अपॉन कॉस 15, ठीक है ना, यानी कि tan 15 के बराबर। तो t की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 इंटू tan 15, ठीक है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से उठाओ, यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आइए कोशिश करते हैं रेंज की वैल्यू निकालेंगे हम। तो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 15, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 15 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई है, 2/5 इंटू tan 15 को sin 15 बाय cos 15 लिखा जा सकता है, तो मैं इसको लिख दूंगा sin 15 बाय cos 15, cos 15 से cos 15 क्या कर दिया, हटा दिया, तो रेंज की वैल्यू कितनी लगी, रेंज इज इक्वल टू 2 दूनी 4/5 इंटू साइन 15 की वैल्यू कितनी है, 0.25। अगर मैं 0.26 ले लूँ इसको, 25 की जगह अगर मैं इसको 0.26 ले लूँ, देखो ऑप्शन तो दूर दूर है, 25 भी लेकर कर सकता हूँ, 0.25 यानी कि 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1/5 आ गया। यहाँ पर आपको सब कुछ मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है ना, और आंसर पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, है ना। मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर के लगभग आंसर आपका आना चाहिए। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में ऐसा क्या टफ था जो आपको शुरू में डर लगा होगा, इंक्लाइन प्लेन के डर गए, इंक्लाइन प्लेन देख के डर गए, क्या अरे बाप रे इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन दे दिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे करेंगे, अरे भाई आसान है, कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। बस अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा और अगर आप फॉर्मूले के पीछे भागेंगे कि अरे यार फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला क्या था यार, वो निकाल लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा, तो फंस जाओगे। फिर वो मत करना, सीधे सीधे क्या करना, कंसेप्ट का यूज़ करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी। वैसे ये अपने जेई का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है शायद, जेई का मेन का, उसमें ऑप्शंस नहीं थे, तो हम यहाँ पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी ऑफ 12 km/h इन स्टिल वाटर, ओके। Water flowing in a river has velocity of 6 km/h, okay. The direction with respect to the direction of flow of river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point। पहले तो आप ये समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो भैया, कहना क्या चाहते हो, क्या फाइंड करना है, कहना क्या चाहते हो। वो बात कर रहा है आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ की, किसकी बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ की। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसको जहां से स्टार्ट कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है। तू ही तो नहीं, तू ही तो नहीं, अरे तू ही तो नहीं। ये आपने ड्रॉ क्यों कर दिया सर, इसको तो अपन को, अरे यार इसको तो अपन लाइन बना के सीखेंगे, क्या करके सीखेंगे, लाइन बना के सीखेंगे। आइए, यह है रिवर का एक किनारा, तुम्हें दरिया से इश्क है, किनारा बनना है, तुम्हें
दरिया से इश्क है, किनारा बनना है, मुझे झुंड से निकलना है, सितारा बनना है। वाह क्या बात है। तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है भाई, है ना। मतलब आपको स्टार्ट करना है पॉइंट ए से और इस तरीके से मेहनत करनी है कि आप कहाँ पहुंच जाओ, आप पहुंच जाओ जस्ट अपोजिट पॉइंट पे। कहाँ पहुंच जाओ आप? जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। अरे हाँ सही है, यह है आपका जस्ट अपोजिट पॉइंट, पॉइंट बी, है ना। आपको पता है कि जो रिवर है वो बह रही है, क्या कर रही है, रिवर जो है वो बह रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको कितनी दी गई है? वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दी गई है, कितनी दी है? 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचना है, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो आपको पता है कि स्विमर को आपको इस डायरेक्शन में कुदवाना पड़ेगा, किसी एंगल पर कुदवाना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कितना दिया हुआ है? 12 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला आपने वर्टिकल से थीटा एंगल पर क्या किया? अपने स्विमर को कुदवाया है। अब जैसे ही पानी में वो कूदेगा तो उससे बिना पूछे, चाहे वो उसका मन हो चाहे मन ना हो, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगी? उस पर ऐड हो जाएगी, जो कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। अगर उसे यहाँ पहुंचना है, जस्ट अपोजिट पॉइंट में पहुंचना है, तो इन दोनों वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, हाँ कि ना? हाँ सर, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज दी वी वेलोसिटी, या बोलो रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, लेकिन वो पूछ क्या रहा है जरा हम देखते हैं। वो पूछ रहा है द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा, फ्लो ऑफ रिवर से किस डायरेक्शन पर उसको कूदना चाहिए, मतलब वो आपसे एंगल पूछ रहा है। अब यहां होती है गलती, बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ जाता है, बच्चा बोलता है अरे ये तो मैं कर दूंगा, और जेईई मेन का क्वेश्चन होता है तो और ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह यार इतना आसान सा क्वेश्चन आया, इसको फटाक से कर देता हूं। तो वो क्या करता है? थीटा निकाल देता है। वो निकालता है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वो सीधा सीधा क्या करता है? लिखता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 6/12, है ना। एक ये हो जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या बोल देता है? 30 डिग्री। क्या बोल देता है? 30 डिग्री, और फटाक से आंसर मारता है 30 डिग्री। लेकिन ये हो जाता है क्या? गलत। क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है आपको वहां से एंगल चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको पैरेलली शिफ्ट करो और इधर लेकर आओ, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो, इधर लेकर आओ। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, यहां आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सर कोई भी परेशानी नहीं, ये 6 था, इधर 6 आ गया। तो एक्चुअल में वो आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो एंगल थीटा नहीं पूछ रहा, वो एंगल आपसे अल्फा पूछ रहा है, वो एंगल आपसे अल्फा पूछ रहा है। तो आपको अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है? 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है। तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा ये? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आंसर आपका सही वाला जो है वो है 120 डिग्री। ये आंसर एकदम गलत है, ये आंसर एकदम गलत है। समझो मेरी बात को, निकल जाते हो आधी रात को। ये आंसर एकदम सही है, ये गलत, ये सही। गलत जवाब, ढंग, समय समाप्ति की घोषणा। आंसर आ गया कितना? 120 डिग्री। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। स्कोरिंग बोलूंगा क्वेश्चन, आपको मार्क्स इसमें लेकर ही जाने हैं। देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं टच करने चाहिए पहली बार में, तो है ना, आपको नहीं समझ में आया आप उसे मत करिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वो तो आपको बनना ही चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं बन रहे होंगे, वो जब आप करने लग जाते हो ना तो आपकी रैंक बढ़ने लग जाती है। जो क्वेश्चन सब कर रहे हैं बस वो क्वेश्चन कर देने से आपकी रैंक कभी नहीं बढ़ेगी, आप एवरेज में रह जाओगे। आपको जो क्वेश्चन सबको बन रहे हैं वो तो करना ही करना है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को नहीं बन रहे हैं वो भी करना है, और साथ ही साथ आपको गलत नहीं करना है क्वेश्चन। क्या? गलत नहीं करना है, क्योंकि यार गलत करने से क्या होता है ना, आप रैंक्स में पीछे चले जाते हो। नहीं बनेगा अगर आपको कोई क्वेश्चन आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी रैंक पीछे नहीं होगी, आप वहीं पर खड़े रहोगे जहां पर आप खड़े थे। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप 2 कदम क्या हो जाते हो? पीछे हो जाते हो। आपको वो नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज शोन इन द फिगर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5√2 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है, बहुत ज्यादा ही छोटी बनाई है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। 5√2 मीटर पर सेकंड, 5√2 मीटर पर सेकंड। इसी डायरेक्शन में ले जाता हूं, नहीं तो बोलेंगे कि ये डायरेक्शन क्यों बदल दी सर ने। 5√2 मीटर पर सेकंड और 45 डिग्री का एंगल, ऐसा मान लो 45 डिग्री का एंगल है,
ठीक है ना, थोड़ा मैंने बड़ा बनाने के लिए किया है ऐसा। एंड देयर एरर रेजिस्टेंस इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, x इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड है, द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, मास आपको ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना, और kg में आपसे मोमेंटम पूछा है, इसका मतलब ये है 5 इंटू 10⁻³ kg, तो आप इसको ऐसे ही कर लो। आ जाइए, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? देखो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज इन मोमेंटम का, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ करूँगा m v वेक्टर माइनस u वेक्टर, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। आइए, अगर 5√2 मीटर पर सेकेंड से इसे फेंका गया है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट बनेगा ये। मानते हो कि नहीं मानते? ये कितना होगा? ये होगा ux इज इक्वल्स टू 5√2 cos 45, ठीक है ना, और ये कितना होगा 5√2 uy इज इक्वल्स टू 5√2 sin 45। अब भाई sin 45 होता है 1/√2, √2 कट जाएगा, कितना आएगा 5। ये होता है cos 45 1/√2, √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। ओके, अगर हम बात करें y डायरेक्शन की, सॉरी v वेलोसिटी की बात करें तो ये है v वेलोसिटी, ठीक है ना। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट होगा ये जो कि इसके बराबर ही होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, एक कंपोनेंट होगा ये जो इसके बराबर ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना। इतना आपको पता होगा यार, नहीं पता है तो फिर आप जाकर वापस लेक्चर को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम ये बोल सकते हैं क्या कि क्या, अरे ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो v वेक्टर है, या मैं बोलूँ जो u वेक्टर है, वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है? 5 i कैप प्लस 5 j कैप, बोल सकते हैं क्या? 5 i कैप 5 j कैप, ठीक है। और जो v वेक्टर है उसको आप बोल सकते हो 5 i कैप माइनस 5 j कैप, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। m v वेक्टर माइनस u वेक्टर करना है। आओ पहले हम v वेक्टर माइनस u वेक्टर निकाल लें। v वेक्टर माइनस u वेक्टर बताओ क्या होगा? v माइनस u, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0, माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस 10 j कैप, माइनस 10 j कैप। देखो ना, माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 j कैप। तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 10 j कैप आ गई, ठीक है ना। इसका हम क्या निकाल लेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ ना मुझे? अरे मैग्नीट्यूड कितना होगा? यही तो होगा इसका मैग्नीट्यूड 10, नहीं? हाँ सर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं v वेक्टर माइनस u वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 10 है। डायरेक्शन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। चलिए, तो हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालने जा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। आइए, m की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻³ kg, है ना। m इंटू v वेक्टर माइनस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो कितना है? 10, कितना है? 10, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 5 50 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। समझते हो कि नहीं समझते? जी सर समझते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ को इससे काट दिया, कितना आ गया? 5 इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड। 5 इंटू 10⁻² kg मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया आपके चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है आंसर जो आएगा वो x इंटू 10⁻² के फॉर्म में आएगा। 10⁻² है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर, तो आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेन A and train B relative motion. Train A and train B are running on parallel tracks in the opposite directions with speed of 36 km per hour and 72 km per hour. चलो भाई आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक ट्रेन है ये, एक ट्रेन है ये, एक ट्रेन है ये, और एक ट्रेन है ये, ठीक है ना। समझेंगे। ट्रेन A, दिस इज ट्रेन A, दिस इज ट्रेन B, रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। ए पे एक पर्सन है
जो अपोजिट टू इट्स मोशन भाग रहा है। एक पर्सन है, ट्रेन ए में एक पर्सन है जो इसके मोशन के अपोजिट भाग रहा है, ठीक है ना। किस स्पीड से भाग रहा है? 1.8 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन दी है वो विद रिस्पेक्ट टू ए दी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए दी है, वो कितना हो जाएगा? 1.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यार बहुत कम जगह पड़ गई है, थोड़ा पीछे से लिखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ए, ट्रेन ए आपको दी गई है 1.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ट्रेन बी। अच्छा, अब कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, कोई इंसान कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। कोई इंसान ट्रेन बी पे खड़ा है, तो पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितनी होगी, आपको ये बताना है। क्लियर? चलो, मैं कोई फॉर्मूला इसमें नहीं लगाऊंगा, हमने जो प्रैक्टिस किया है, हमने जो कंसेप्ट पकड़ा हुआ है उसी का यूज करूंगा। पहले मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा। पहले मैं मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम पर आऊंगा, फिर मैं ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम पे जाऊंगा। क्या 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 क्या? पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाऊंगा, सॉरी मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा, उल्टा। पहले मैं मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा, है ना। यानी कि ग्राउंड पे खड़े होकर पहले मोशन ऑब्जर्व करूंगा, किसका? मैन का, ठीक है ना। तो जब भी आप मूविंग फ्रेम से उठकर ग्राउंड फ्रेम में जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज क्या कर देते हो? ऐड करते हो। एज इट इज क्या करते हो? ऐड करते हो। एज इट इज क्या करते हो? ऐड करते हो। यहाँ पे मूविंग फ्रेम क्या है? ट्रेन ए। मूविंग फ्रेम क्या है? ट्रेन ए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो जब मैं मूविंग फ्रेम से उठकर ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा तो मैं मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मैंने इसी मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी इसमें एज इट इज ऐड कर दी, तो मैंने इसमें ऐड किया कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। ये ऐड कर दिया मैंने 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये 36, ये है 1.8। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई 36 माइनस 1.8, 36 माइनस 1.8 यानी कि 34.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड पर खड़े होकर देखूंगा, तब की बात है। तो जब मैंने ग्राउंड से खड़े होकर देखा तो मुझे इस आदमी की वेलोसिटी दिखी 34.2 किलोमीटर पर आवर, उस तरफ आगे की तरफ जाते हुए। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको इस फ्रेम में देखना है, आपको चलती हुई ट्रेन बी में जाना है और वहां से देखना है कि ये इंसान आपको कैसा भागता हुआ देखेगा। अच्छा, अब वापस मैं क्या करूंगा? सेकंड स्टेप, ग्राउंड फ्रेम से उठकर वापस मूविंग फ्रेम में चला जाऊंगा। अब मैं सेकंड स्टेप क्या कर रहा हूं? ग्राउंड फ्रेम से उठकर मैं क्या कर रहा हूं? वापस मूविंग फ्रेम में जा रहा हूं। लेकिन इस बार मेरा मूविंग फ्रेम ट्रेन बी है। इस बार मेरा मूविंग फ्रेम क्या है? ट्रेन बी है। और आपको मैंने पढ़ाया है कि जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करते हो। क्या करते हो? मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करते हो। अच्छा, आप इस बार ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहां गए? मूविंग फ्रेम में गए। और ये फ्रेम कौन सा है? ट्रेन बी का है। जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देते हो। क्या करते हो? उल्टी करके ऐड कर देते हो। उल्टी करके ऐड कर देते हो। समझना, किस में ऐड करते हो? जिसकी वेलोसिटी आपको चाहिए। आपको किसकी वेलोसिटी चाहिए? इस इंसान की चाहिए, है ना। तो जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई थी आप उसमें क्या कर दो? उल्टा करके इसको ऐड कर दो। तो लो भैया, मैंने यहाँ पर क्या किया? उल्टा करके ऐड कर दिया। ये 72 किलोमीटर पर आवर था, उल्टा करके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो दिख रहा था मुझे मैन का, उसमें क्या कर दिया? उल्टा करके ऐड कर दिया। तो अभी भी इधर 34.2 किलोमीटर पर आवर थी ग्राउंड से, मैंने इसमें उल्टा करके 72 और ऐड कर दिया। तो अब हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी कितना हो जाएगा? 72 प्लस 34.2 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? ये 4 और 2 6, 106.2 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना? हाँ सर। देखो ना, 70 और 30 100, 4 और 2 6, 106.2 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी आ गई है। बट वो बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में निकालो, मीटर पर सेकंड में निकालो। तो आप आंसर चेक करेंगे, कन्वर्ट करना इसको 106.2 किलोमीटर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगी ऑलमोस्ट 29.5 मीटर पर सेकंड। 29.5 मीटर पर सेकंड। आप इसको 106 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका
29.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाया है, मैंने कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाया है, सीधे सीधे क्या किया है, आंसर आपके सामने लाकर आपको दे दिया है। आप चाहो तो उसको फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। कई बच्चों को सीधे फॉर्मूले से ही बनता है, वो चाहते हैं कि वो सेफ रहे तो वो सीधे सीधे फॉर्मूले से ही करते हैं, ठीक है ना। पहले अगर आप चाहो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, तो आपको दी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए आपको 1.8 किलोमीटर पर आवर दी है, माइनस में इस डायरेक्शन में देखो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप इसको 36 कर दोगे, ये जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप यहाँ से निकाल चुके होगे, वो आप यहाँ पुट करोगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया हुआ है माइनस में, तो ये हो जाएगा 72, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बी निकल आएगी, खत्म बात। क्लियर है ना, आंसर कितना आ जाएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू kx i कैप प्लस ky i कैप प्लस xj कैप, ओके, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ। इस पाथ की जनरल इक्वेशन हमें बतानी है। देखिए अगर आप देखो तो v वेक्टर जो आपको दिया हुआ है, जो v वेक्टर आपको दिया हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकेंड, जो v वेक्टर आपको दिया हुआ है वो क्या दिया है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू के वाई आई कैप, है ना, प्लस के एक्स जे कैप, यही दिया हुआ है, बिल्कुल यही दिया है। दिस इज के वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज के एक्स, दिस इज वाई। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, हाँ सर ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसको और अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हाँ ये बोलना सही है, ओके। सो वी एक्स इज नथिंग बट डी एक्स बाई डी टी, ऐसा बोल सकता हूँ। डी एक्स बाई डी टी आपको किसके बराबर दिया हुआ है, के वाई के बराबर। अच्छा, और वी वाई आपको किसके बराबर दिया हुआ है, वी वाई होता है डी वाई बाई डी टी के बराबर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है यहाँ, के एक्स के बराबर। कुछ गलत कहा क्या मैंने, नहीं सर कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इक्वेशन निकालना है ना, मुझे y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं बोलूँ कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इसके बराबर ही होगा क्या, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के बराबर होगा, जी हाँ इसके बराबर होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, dt से ये dt कट गया, काटने से पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ, dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, kx, ठीक है ना, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास, नहीं हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू है जो कि ky है, जो कि क्या है, ky है, तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ky, अरे हाँ कि ना 1 अपॉन ky, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन ky से, तो kx अपॉन ky आ गया, k से k कट गया, तो हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट x बाय y, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा y टाइम्स ऑफ dy इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेट होके कितना, y स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेट होके कितना, y स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा कांस्टेंट c डैश। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c डैश, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपने पाथ क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन, मैथ्स 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 टोटली मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have the same range r. Two particles are projected from the same point with the same speed, same point with the same speed u such that they have same range r. अच्छा, सेम पॉइंट से फेंका है, सेम स्पीड से फेंका है, ताकि रेंज भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। अच्छा, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, एक एंगल होगा थीटा और दूसरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट्स, ठीक है, कोई बात नहीं है। H1 H2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मुझे नहीं पता, मैं फॉर्मूला लिख कर देखता हूँ, है ना। मुझे पता है कि रेंज 1 जो होगी वो रेंज 2 के बराबर है ना, अरे हाँ कि ना,
आर के बराबर, ठीक है, ओके। R1 कितना होगा, उसका फॉर्मूला है यू स्क्वायर, यू तो सेम है ना, देखो दोनों ही केस में यू क्या है, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही केस में क्या है भाई, सेम है। हम बोलेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज 1 हो गई, रेंज 2 क्या होगी भाई, रेंज 1 रेंज 2 बराबर है, पहले बता दे रहा हूँ, वो किसके बराबर होगी, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना, यही होगा कि नहीं, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है सर, 90 माइनस थीटा आ गया डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये किसके बराबर है, R1 R के बराबर है, तो उसको हम बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन, इसको जरा अगर खोल के लिखूं मैं, देखना, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, डिवाइड बाय जी, ये है रेंज, ये भी किसके बराबर है, R2 किसके बराबर है, R के बराबर ही है। साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा क्या बनेगा वापस, साइन 2 थीटा ही बनेगा, यही बात समझ में, हाँ सर ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 मतलब 180 माइनस 2 थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा साइन 2 थीटा ऑन जी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। अरे समझे कि नहीं समझे, दो अगर आप एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हो तो रेंज क्या आती है, सेम आती है, ठीक है, ये बात तो हमें पता थी सर। आगे बढ़ते हैं, H1 कितना है बताओ मुझे, H1 कितना है, H1 की वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सेम एंगल पे फेंका है, नहीं अलग एंगल पे फेंका है, 90 माइनस थीटा पे फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। लेकिन ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा किसके बराबर, H2 की वैल्यू आ जाएगी बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए H1 की वैल्यू ये है, H2 की वैल्यू ये है, ठीक है ना। H1 H2 मल्टीप्लाइड है, देख लीजिए आप, H1 H2 हर जगह क्या है भाई, मल्टीप्लाइड है। तो मैं H1 H2 को मल्टीप्लाई करके देखता हूं जरा क्या वैल्यू आ रही है। H1 H2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, u की पावर 4, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 2g और ये 2g और ये 2g, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ g का स्क्वायर, ये H1 इंटू H2 आ रहा है। क्लियर है। अच्छा अब जरा रेंज देखते हैं। देखिए रेंज R1 R2 R के बराबर है, चाहे आप इसको उठा लो चाहे आप इसको उठा लो। ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए u की पावर 4, यहां मुझे u स्क्वायर दिख रहा है। अगर मैं रेंज का स्क्वायर कर दूं तो मुझे u की पावर 4 मिल जाएगी क्या, बिल्कुल सही। तो मैं रेंज का स्क्वायर करता हूं, देखो क्या आता है। रेंज का स्क्वायर किया तो u की पावर 4, 2 की पावर 2 2 जा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने खोल के लिखा था इसको, डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, आर का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे वहां u की पावर 4 दिख रही थी, तो मुझे यहां भी u की पावर 4 चाहिए थी। अब देखो ध्यान से देखो, ये u की पावर 4 है, u की पावर 4 है। ध्यान सुनना, मैं क्या करने वाला हूं, मैं रिलेशन देख रहा हूं, उसमें से कौन सा रिलेशन आ सकता है ना। देखिएगा, कॉपी करता हूं, नई स्लाइड पे चलते हैं। हाँ आइए, काम की चीज़ें रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अच्छा देखिए, आर स्क्वायर आपके पास है, H1 H2 आपके पास है। मैं आर स्क्वायर बाय H1 H2 का रेशो निकाल कर देखता हूँ, है ना। क्या आता है जरा देखेंगे, 4 आता है, 16 आता है, 2 आता है, 1 आता है, रेशो ही तो है। इसको अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो मुझे रेशो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है u की पावर 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर। यही है ना, हाँ सर बिल्कुल यही है, पक्का यही है, हाँ सर बिल्कुल पक्का यही है। इनटू मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा कितना 4g का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर काट दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, यू की पावर 4 से यू की पावर 4 काट दिया, ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, कितना बनाएंगे 16 बनाएंगे। तो आर स्क्वायर बाय H1 H2 का रेशो कितना आ गया, आर स्क्वायर अपॉन H1 H2 का रेशो कितना आ गया 16 आ गया। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, निकाल क्या सकते हैं सर, आंसर आ ही गया है। आर स्क्वायर इज नथिंग बट 16 टाइम्स ऑफ H1 H2, आर स्क्वायर इज नथिंग बट 16 टाइम्स ऑफ H1 H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u such that it hits the target on the ground at a distance of r from it. If the time t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, then product of t1 and t2 is. अब बोल रहा है कि एक टारगेट को हिट करने के दो तरीके हैं, एक टारगेट को हिट करने के दो तरीके, कैसे दो तरीके समझिएगा। एक टारगेट को हिट करने के दो तरीके गए यहाँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये इस तरीके से हिट कर सकते हैं हम, या तो इस एंगल से फेंकें या तो हम इस एंगल से फेंकें, देखिएगा, या तो हम इस एंगल से फेंकें, थोड़ा और चेंज, ये देखो, ठीक है, ओके, वेरी गुड, है ना। इन दोनों ही केस में क्या है, रेंज सेम है, इन दोनों ही क्या है केस में, रेंज सेम है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे अगर सेम स्पीड से फेंक रहे हो तो, है ना। अगर आपने सेम स्पीड से फेंका है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये दोनों सेम स्पीड से अगर फेंका है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। देखिए, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it if t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways। मतलब दोनों ही केस में आप टारगेट को तो हिट कर रहे हो और दोनों ही केस में आपने इनिशियल स्पीड क्या रखी है, सेम रखी है। तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल होने वाला है थीटा, एक एंगल होने वाला है 90 माइनस थीटा, एक एंगल होने वाला है थीटा, एक एंगल होने वाला है 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे क्या पूछता है, द प्रोडक्ट ऑफ t1 t2 बता दो आप। ठीक है, 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 ठीक है भाई। तो मान लीजिए दिस इज t1 एंड दिस इज t2। t1 इज नथिंग बट 2u साइन थीटा अपॉन जी, ओके। t2 इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ u साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही केस में क्या है, ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ u कॉस थीटा अपॉन जी। अगर मैं इनको प्रोडक्ट लेता हूं, इनका t1 इंटू t2 करता हूं, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं t1 इंटू t2 तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी, 2u कॉस थीटा अपॉन जी, 2u कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 u स्क्वायर साइन थीटा, देखना क्या कर रहा हूँ मैं, 2 2 ज़ा 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बाई जी कॉमन ले रहा हूँ, 2 बाई जी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अंदर क्या बचा u स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। मुझे आप बता सकते हो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसके बराबर होता है, मुझे बताओ 2 टाइम्स 2 अपॉन जी, ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाँ कि ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये किसकी वैल्यू है, ये इस r की वैल्यू नहीं लग रही आपको, ये इस रेंज की वैल्यू नहीं लग रही। इस रेंज की वैल्यू कितनी है, इस रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही होती है कि नहीं होती, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब ये है कि t1 इंटू t2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि t1 इंटू t2 का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 अपॉन जी इंटू ये किसके बराबर है, दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ रेंज इंटू रेंज। तो आंसर कितना हो गया, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r अपॉन जी, 2r अपॉन जी, 2r अपॉन जी। आंसर क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर सर, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए, ऑप्शंस मैं दे देता हूँ।
कोई बात नहीं, ऑप्शन मैं दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ऑप्शन मुझे क्या देना है। A body is projected at t is equals to 0 with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The value of angle that the velocity vector makes with the horizontal at t is equals to 1 second, neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity, g is equals to 10 meter per second squared. The value of angle is, तो मतलब आ गया है टाइम एंगल देने का। तो एंगल की वैल्यूज मैं आपको देता हूँ। आइए, एंगल की वैल्यू है, एक ले लीजिए आप 30 डिग्री, एक ले लीजिए आप 45 डिग्री, एक ले लीजिए आप 15 डिग्री और एक ले लीजिए आप 60 डिग्री। एक ले लीजिए आप क्या 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो, ये मैंने आपको एंगल दे दिया। हाँ भाई, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग किया हुआ है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए हैं। आइए जरा, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t is equals to 0 with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलो, जो बोल रहा है वही करते जाइए, जो बोल रहा है वही करते जाइए, जो बोल रहा है वही करते जाइए, जो बोल रहा है वही करते जाइए। ये प्रोजेक्टाइल है आपका, इस पे बनाइए भाई इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u। थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा पेन और मोटा कर लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द वैल्यू ऑफ एंगल दैट द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि आपके पास ux है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 10 cos 60। कितनी है, 10 cos 60, है ना। अच्छा, लाल कलर आपको थोड़ा कम दिखेगा तो मैं आपको येलो कलर से बता देता हूँ ये वैल्यूज। लाल कलर आपको थोड़ा कम दिखेगा तो मैं आपको येलो कलर से वैल्यूज बता देता हूँ। चलिए, यह है u इज इक्वल्स टू, अरे दादा ये तो मिट ही गया, दादा मिट क्यों गया दादा, दादा चलिए, तो यहाँ पर आपको u दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ux कितना आ जाएगा, 10 cos 60। cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। सिमिलरली जब आप uy निकालोगे तो uy की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 sin 60 के बराबर। sin 60 होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा, ये काटा हमने तो 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा। चलो, कहाँ होगा वो मुझे नहीं पता, मुझे बता दो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी। ठीक है ना, तो मैंने बोला चलो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर जरा बात करें। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हम बात करें। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी x डायरेक्शन में, और वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, vy कितनी होगी मुझे बताओ, vy कितनी होगी, vy होगी सर vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी के बराबर। अच्छा, वो कितना होगा, uy की वैल्यू आपको 5√3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ay की वैल्यू माइनस जी होगी, यानी कि -10 बोल देता हूँ मैं। ay की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, -10 के बराबर। ठीक है ना, ओके। t की वैल्यू है 1 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, 5√3 -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, vy की वैल्यू। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है, पक्का, हाँ सर पक्का। ठीक है ना, अब आप जानते हैं √3 की 1.732 ये क्या होगी, वैसे भी नेगेटिव होने वाली है वैल्यू, तो अगर नेगेटिव होने वाली है तो प्रोजेक्टाइल मान लीजिए यहाँ कहीं आपका पहुँच गया, मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँच गया, इसके पास इस डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में कितनी है, 5√3 -10 मीटर पर सेकेंड। यही है कि नहीं है, ओके। आपको क्या बोला है कि इस t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल बताना है। आपको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी वेक्टर का एंगल बताना है। दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। ठीक है ना, तो आप देखिए दिस इज 5, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, है ना v, और दिस इज व्हाट, दिस इज 5√3, दिस इज व्हाट, दिस इज नहीं, दिस इज 5 ओनली, दिस इज 5√3 -10। अब सही है, ओके। आपको ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, इसको पैरेलली शिफ्ट करके आप इधर ले आओ, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि 5√3 -10, 5√3 -10 अपॉन बेस, बेस कितना है 5, बेस कितना है भाई 5। क्लियर है।
आप इससे थीटा की वैल्यू जब निकालोगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, टेन थीटा आपको यहाँ से निकालना है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5√3 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, क्लियर, डिवाइड बाय 5, ओके। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट निकल कर आएगी कितनी, 15 डिग्री। कितनी निकल कर आएगी, 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ऑलमोस्ट 15 डिग्री निकल कर आएगी। सो दिस इज योर आंसर 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, बहुत आराम से स्मूथली चलिए, ओके। A shell is fired vertically upward with the velocity। देखिए आप बाकी जगह जाएंगे तो आपको इतने प्यार से, इतने आराम से डीपीपी सॉल्व नहीं कराई जाएगी। आपको बस बता दिया जाएगा कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ये ऐसे सॉल्व हो गया, ये ऐसे सॉल्व हो गया, ऐसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका क्या करेंगे भाई, हर चीज़ आपको अच्छे से बताई जाती है ना, एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई जाती है। चलो, a shell is fired vertically upward with a velocity v1 from the deck of a ship traveling at a speed of v2. A person on the shore observes the motion of the shell as a parabola. Its horizontal range is given by। साफ बोला है क्या कि यहाँ पर एक shell is fired vertically upward with a velocity v1 from the deck of a ship। from the deck of a ship, ये ship है ना, बड़ी सी ship है मान लीजिए ये, ठीक है ना। shell is fired vertically upward with a velocity, ठीक है, from the deck of a ship traveling at a speed of v2। इसकी velocity आपको दी गई है v2। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अच्छा, इसमें से आपने एक प्रोजेक्टाइल क्या किया, फायर किया। अब आप जैसे ही प्रोजेक्टाइल फायर करोगे, ध्यान से सुनना, आप जब शिप पे खड़े होगे, कहाँ खड़े होगे, आप जब शिप पे खड़े होगे तो शिप में जो इंसान खड़ा हुआ है उसको क्या दिखेगा कि आपने प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका है, आपने बॉल को कैसे फेंका है, सीधे सीधे ऊपर फेंका है ना। ये येलो कलर से बना रहा हूं मैं, जो येलो वाले को देखेगा उसको दिखेगा कि v1 वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका है। बट जो इंसान जमीन पर खड़ा होगा, उसको प्रोजेक्टाइल कैसे जाता हुआ दिखेगा, उसको इसका पाथ दिखेगा, ग्राउंड से खड़े होके कैसा दिखेगा, उसको इसका पाथ दिखेगा कुछ ऐसा, मतलब पैराबोलिक पाथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको समझ में आएगा कि भैया इसके पास एक वेलोसिटी ये भी ऐड होगी, समझ रहे हो कि नहीं। अरे भाई, इस प्रोजेक्टाइल के पास अपने आप ये वेलोसिटी ऐड नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में v2 आएगी, वाई डायरेक्शन में v1 आएगी, समझ गए कि नहीं। हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं कि जब हम ग्राउंड से खड़े होकर देखेंगे तो हमें दिखेगा ux इज इक्वल्स टू v2 एंड uy इज इक्वल्स टू v1। क्लियर है, और इसके रिजल्टेंट ये आपको दिखाई देगा, इसका रिजल्टेंट होगा। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ द शेल। शोर मतलब जो जमीन पर खड़ा हुआ है, मोशन ऑफ द शेल एज द पैराबोला, ठीक है। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय। अगर इसकी जो रेंज है वो आपको निकालने को बोले कि भाई इसकी रेंज निकाल कर बताओ, इसकी रेंज निकाल कर बताओ, दिस इज द रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला तो आपको पता है ना क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन जी, यही तो होता है नहीं, 2 टाइम्स ऑफ यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। अच्छा देखो ऑप्शन है इनमें से कोई सा, 2 इंटू वी वन इंटू वी टू अपॉन जी, 2 टाइम्स ऑफ वी वन इंटू वी टू अपॉन जी। क्लियर, बहुत बढ़िया। एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, एक ट्रॉली वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, सेम वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले बनाओ प्रोजेक्टाइल मोशन, यह है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, यह है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। चलिए हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, है ना। चलिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी होगी सर m g, मैक्सिमम हाइट है तो h मैक्स, ठीक है, और वो कितना होगा m इंटू जी। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे। अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है, एंगल यहाँ से थीटा है, तो मुझे बताओ कितना होगा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होगी सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g, जिसमें g से ये g कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई मैक्सिमम हाइट पे आपकी, ठीक है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोल सकते हो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करोगे तो इसके पास, इस प्रोजेक्टाइल के पास एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी और वो कितनी होगी, u cos थीटा। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी।
तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी ये है, अरे हाँ कि ना, वी की वैल्यू क्या है, यही है, एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, हम बोल सकते हैं वी एक्स का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर यानी कि यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, हाँ सर आ गया। तो लो भाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आ गया, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। रेशो ले लें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो ले लें। अरे लीजिए ना सर, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एट एच मैक्स, एट एच मैक्स। बताओ कितनी होगी, एम यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू 2 टाइम्स डिवाइड बाय एम, 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 डिवाइड बाय एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एम यू स्क्वायर गया, 2 गया, 2 गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ऑप्शन चेक करिए, क्या ऑप्शन में टेन स्क्वायर थीटा है, बिल्कुल है सर, आंसर एकदम मस्त आपका आ गया है। पानी पी लूँ क्या मैं एक घूट, एक घूट जब तक मैं पानी पीता हूँ आप देखिए कि हमने सही किया है क्वेश्चन बिल्कुल कि नहीं किया है। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अरे सर चलिए ना। A body is projected downward at an angle of 30 degree to the horizontal with a velocity of 9.8 meter per second from the top of a tower 29.4 meter high. How long will it take before striking the ground? How long will it take before striking the ground? How long will it take before striking the ground? This is the ground. This is the ground. आ जाओ। A body is projected downward at an angle of 30 degree to the horizontal. Projected downward. अच्छा, तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, ये है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से किस एंगल पे फेंका गया है, 30 डिग्री पे फेंका गया है, ठीक है ना। स्पीड दी गई है क्या, एट अ वेलोसिटी ऑफ यू की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ऐसे फेंका गया। ओके, तो पैराबोलिक पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, हाँ सर ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपके पास एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का यू एक्स, वो कितना होगा, यू साइन 30, कितना होगा यू साइन 30, तो 9.8 इंटू साइन 30 यानी कि 9.8 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, 4 4 8, 4 4 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4.9 समथिंग हो जाएगा क्या, 4.9 कितने बराबर होता है, 9 9 18 की 8, 4 4 8 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.9 के बराबर, कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये साइन थीटा थोड़ी ना होगा यार, ये तो कॉस थीटा होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 9.8 इंटू कॉस थीटा होगा। ये होगा कितना, कॉस थीटा 9.8 इंटू कॉस 30 यानी कि 9.8 इंटू √3/2। चलो है ना, इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कंसेप्ट, हमें पता है क्या करना है। हाइट दिया हुआ है टार का कितने, 29.4 मीटर। अच्छा, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बता सकते हो कितनी होगी, हाँ सर ये बता सकते हैं 9.8 इंटू साइन 30, और ये कितना होगा 9.8 इंटू 1/2 यानी कि 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे की तरफ इसके पास कितनी वेलोसिटी है, 4.9 मीटर पर सेकेंड। अगर हम सिर्फ वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन लगाएं अपनी, सिर्फ वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन लगाएं, क्योंकि हमको टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो हम सीधे सीधे वाई डायरेक्शन में लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। एस वाई की वैल्यू कितनी है, 29.4 मीटर माइनस में, ओके। यू वाई की वैल्यू कितनी है, नीचे की तरफ है, कितनी, 4.9 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है, तो माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, इंटू टी की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस हाफ ए वाई की वैल्यू होगी 10 के बराबर इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास टी की वैल्यू निकल कर आएगी, टी की वैल्यू निकल कर आएगी -2 एंड -3 सेकेंड, ये वैल्यू निकल कर आने वाली है। -3 आप नहीं लेंगे, टी की वैल्यू आप क्या मान लेंगे, 2 सेकेंड मानेंगे, और आंसर आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्लियर, पक्का यार। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है,
हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर फेंका है अपने प्रोजेक्टाइल को, तो यहाँ पर मैंने आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कभी नहीं बोला। मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ जाएगा तो किसी भी एंगल से फेंको, ग्राउंड टू ग्राउंड बोलो, ग्राउंड से किसी टावर पर ले जाकर हॉरिजॉन्टल कराओ, ग्राउंड से किसी टावर पर ले जाकर ऊपर फेंकवा दो, नीचे फेंकवा दो, इंक्लाइन फेंकवा दो, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम हर टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर जी की वैल्यू अगर आप 9.8 ले लोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। जी की वैल्यू अगर आप 9.8 ले लोगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38th क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। कल्पित एंड मुकेश आर प्लेइंग विद टू डिफरेंट बॉल्स ऑफ मासेस m and 2m respectively. If Kalpit throws his ball vertically up and Mukesh at an angle theta, both of them stay in our view for the same time period. दोनों ही बॉल, जो कल्पित फेंक रहा है और जो मुकेश फेंक रहा है, वो हमको क्या दिख रही है, सेम टाइम पीरियड के लिए हवा में दिख रही है। हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स आर इन द रेशो, यार सीधे सीधे आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, तो हाइट अटेन्ड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। एक को एंगल पे फेंका गया, एक बॉल को, एक को आप क्या कर रहे हो, एक एंगल पे फेंक रहे हो, सॉरी एक को आप सीधे सीधे फेंक रहे हो u1 वेलोसिटी से, और एक को आप फेंक रहे हो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, है ना, u2 वेलोसिटी से, समझ लो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आपने फेंका है। कल्पित एंड मुकेश आर प्लेइंग विद टू डिफरेंट बॉल्स ऑफ मासेस m and 2m, ठीक है। इफ कल्पित थ्रोज हिज बॉल वर्टिकली अप एंड मुकेश एट एन एंगल थीटा, बोथ ऑफ देम स्टे इन आवर व्यू फॉर द सेम टाइम पीरियड। मतलब इसके लिए अगर टाइम पीरियड की वैल्यू 1 है तो इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, t2 हो जाएगी। और वो बोल रहा है कि दोनों ही बॉल हमें सेम टाइम पीरियड के लिए हवा में दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि t1 इज इक्वल टू t2 होगा। क्या आप मुझे पहली बॉल के लिए टाइम पीरियड बता सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ u1 बाई जी, 2 टाइम्स ऑफ u1 बाई जी। अच्छा, दूसरे वाली बॉल के लिए आप मुझे बता सकते हो टाइम पीरियड क्या होगा? हाँ सर 2 टाइम्स ऑफ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? हाँ सर 2 टाइम्स ऑफ u2 साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ u2 साइन थीटा अपॉन जी। जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो u1 किसके बराबर आ गया, u2 साइन थीटा के बराबर। इसका क्या मतलब है, दोनों का y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट तो पूरा पूरा x है ही नहीं, इसका जो y कंपोनेंट है वो इसके y कंपोनेंट के पूरा पूरा बराबर आ गया है, तो u2 साइन थीटा के बराबर है आपका u1, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम हाइट की बात करें तो आपको पता है पहली वाली जो बॉल है वो जो हाइट अटेन करेगी क्या वो h1 होगी? हाँ सर। और दूसरी वाली बॉल जो हाइट अटेन करेगी क्या वो h2 होगी? हाँ सर होगी। तो h1 की वैल्यू क्या होगी मुझे बता सकते हो? अरे सर बहुत आसान है, u1 स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, और h2 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? हाँ सर h2 की वैल्यू बता सकते हैं हम आपको, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, अब एक बात ध्यान से देखो, u2 साइन थीटा तो खुद u1 के बराबर है, u2 साइन थीटा तो खुद u1 के बराबर है, तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? h2 की वैल्यू u1 स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर आ जाएगी। h2 की वैल्यू u1 स्क्वायर बाय 2g के बराबर है, बट u1 स्क्वायर बाय 2g खुद h1 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि h2 इज इक्वल्स टू h1। पहले ही बोल दिया था मैंने कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर बराबर आ गई है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर आ जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर आ गया तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। 1:1 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाया करो जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A projectile is thrown at an angle of theta and 90 minus theta from the same point with the same velocity 98 meter per second. The height attained by them क्या होगा if the difference of the height is 50 मीटर। यार ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो क्या होगा भाई, इसका मतलब ये है कि रेंज सेम रहने वाली है, रेंज इज सेम, दोनों ही केस में क्या रहेगी, रेंज सेम रहने वाली है, हाइट अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया भाई पहले वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो h1 है, दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल की हाइट जो है वो h2 है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो ऐड होके 1 हो जाएगा। तो h1 प्लस h2 u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। और आपको डिफरेंस दिया हुआ है, कितना, 50 मीटर का आपको दिया हुआ है डिफरेंस 50 मीटर का। u स्क्वायर बाय 2g आप निकाल लो, 98 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ 10, 98 इंटू 98 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 बचा 1, 2 इनाम 18, तो 49 इंटू 98 बाई 10 कर देना। आपके पास h1 प्लस h2 की वैल्यू आ गई है, h1 माइनस h2 की वैल्यू आ गई है। आपको ये सॉल्व करना है, होमवर्क है आपके लिए,
यार एक क्वेश्चन तो खुद से करोगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर तो मैंने निकाल ही दिया है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आपको निकालना है और कमेंट में मुझे बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या डी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जानने के लिए जुड़े रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय द x इज इक्वल टू ct स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू bt स्क्वायर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, x दिया हुआ है ct स्क्वायर के बराबर, y दिया हुआ है bt स्क्वायर के बराबर, dx बाई dt निकाल लेता हूं मैं, कितना आएगा dx बाई dt, dx बाई dt आएगा ट्वाइस ऑफ ct के बराबर, dy बाई dt किसके बराबर आएगा, dy बाई dt आएगा कितना, ट्वाइस ऑफ bt के बराबर। ओहो हो, नाइस 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 नाइस। आपको चाहिए स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो लो भैया v वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, इसका क्या मतलब है, दिस इज व्हाट, dx बाई dt इज नथिंग बट vx एंड dy बाई dt इज नथिंग बट vy, तो हम क्या बोलेंगे, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। जी सर जी सर जी सर जी सर, पकड़ लिया हमने। vx की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ ct के बराबर आ गई, ट्वाइस ऑफ ct के बराबर, और ट्वाइस ऑफ bt के बराबर dy बाई dt आ गया, ट्वाइस ऑफ bt के स्क्वायर। लो भैया यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 बाहर आएगा, कॉमन रूट लग के बाहर आएगा, तो बाहर निकलने वाला है कितना, 2, 2 बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, बन जाएगा क्या, टी, तो अंदर क्या बचेगा भैया, ब्रैकेट में अंदर बचेगा c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सही कहा क्या मैंने, 2 टाइम्स ऑफ टी अंडर रूट c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये देखिए आपका आंसर डी भी आ गया है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत आसान, मतलब बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है। जो अच्छे क्वेश्चन थे उनको अच्छा टाइम दिया, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें भी अगर हमने कोई गलती की होगी तो हम यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं, जो हमने आज के डीपीपी के आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमने देखा है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, मुझे बताते रहिएगा, कमेंट में मुझसे बात करते रहिएगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़िए। हाँ, तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के लेक्चर को ख़त्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहाँ पर जाके आप सारा कंटेंट जो भी आपको यूट्यूब पर मिलता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जैसे ही आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे magnetbrains.com तो ये वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको यहाँ पर दे दी गई है। मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप जैसे ही नीट पर क्लिक करेंगे तो नीट के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सारा कंटेंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जैसे फाउंडेशन का कोर्स अलग जो कि धीरज सर आपको पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी का कंटेंट अलग जो कि रितिका मैम आपको पढ़ा रही हैं, फिजिक्स का अलग जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी शक्ल आप देख ही रहे होंगे, और क्रैश कोर्स भी जो हमारा है वो भी आपके सामने है। मान लीजिए आपको अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपने किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए आपको पढ़ाते हुए मैं यहाँ पर दिख जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में चाहते हैं हम थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप में, और उन्हें बताकर कि जैसे K-12 सेक्शन में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक स्कूल एजुकेशन हमने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी है, वैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स आपकी करवा रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद कंटेंट। ठीक है ना। चलिए, तो इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।